हेलो हेलो फ्रेंड्स। आप सबका यूट्यूब बायोलॉजी फॉर ऑल की बायो क्लास में स्वागत है। कल हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपको आइडिया दे रहे थे। आज उसके आगे का एक स्टेप बताने जा रहा हूँ और उस स्टेप का नाम है आरक्यू। आरक्यू नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसको हम लोग हिंदी में श्वसन गुणांक भी कहते हैं। मेरे सामने लिख दे रहे हैं श्वसन गुणांक। आरक्यू वास्तव में क्या होता है? रेस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम ऑफ CO2 released divided by volume of O2 absorbed कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिलीज होता है और उसी ड्यूरेशन में जो CO2 का वॉल्यूम रिलीज होता है और उसी समय में जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए एब्सॉर्ब होती है, उनके रेशियो को ही हम आरक्यू कहते हैं। इस आरक्यू का मेजरमेंट जिस apparatus से होता है उसका नाम है गेनॉन्ग्स respirometer. The apparatus used for measurement of respiratory quotient is known as Genong's respirometer. वैसे इसको रेस्पायरोमीटर कहते हैं और यह रेस्पायरोमीटर जिसने बनाया था उसका नाम गेनॉन्ग्स है। आरक्यू पढ़ते क्यों है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। आरक्यू का आइडिया लग जाए तो क्या पता चलेगा? आरक्यू gives an idea about type of substrate used in respiration. रेस्पिरेशन में किस टाइप का सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, इसका आइडिया देने की जिम्मेदारी आरक्यू की पढ़ाई से मिली। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? या तो ये कार्बोहाइड्रेट है, या फिर ये प्रोटीन है, या फिर ये फैट है, या फिर ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। तो आरक्यू की वैल्यू, इसका अर्थ क्या हुआ कि इन फूड मटेरियल्स के लिए रेस्पिरेशन में फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा भी, ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी फिक्स होगी, तो इनका रेशियो भी फिक्स है। फिक्स होने से यदि हमें किसी फूड का आरक्यू वैल्यू बता दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं कि किस फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन रेस्पिरेशन के दौरान हो रहा है। उल्टा, यदि हमको फूड ही बता दिया जाए कि इस फूड का उपयोग रेस्पिरेशन में किया जा रहा है तो हम उसका आरक्यू वैल्यू बता सकते हैं। हम अब आगे उस वैल्यू को लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। आरक्यू वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट, इसको आप ग्लूकोज भी समझ सकते हैं, इज, यदि उस रिएक्शन को जो ग्लूकोज के लिए लिखी जाती है तो पाएंगे कि 6 CO2 रिलीज होती है और उसी दौरान 6 O2 ली जाती है। इस तरह से यह टोटल वैल्यू रेशियो का 1 हुआ। यानी आरक्यू वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज इज यूनिवर्सल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट
फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज यूनिवर्सल सबस्ट्रेट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ये बात याद रखें। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से होते हैं? वह सबस्ट्रेट जिसके ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाई जाए, उन्हीं को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। अब ग्लूकोज के लिए वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चूंकि यूनिवर्सल यही है, अधिकांश में यही है, इसलिए हम प्रोटीन का, फैट का, ऑर्गेनिक एसिड का जो भी आरक्यू वैल्यू पढ़ते हैं, इस रेफरेंस में पढ़ते हैं कि वह ग्लूकोज की आरक्यू वैल्यू से कम है या ज्यादा है, यानी लेस देन 1 है या लेस देन मोर देन 1 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आरक्यू वैल्यू फॉर प्रोटीन्स इज लेस देन 1 और यह वैल्यू है 0.82, 0.82। इसी तरह से आर क्यू वैल्यू फॉर फैट्स इज ऑल्सो लेस देन 1 और यह वैल्यू है 0.7। अब अगली चीज है कि आर क्यू वैल्यू फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स is more than 1. For example, its value for malic acid is 1.33. Its value for citric acid is also 1.33, but its value for oxalic acid is 4। ये याद रखना है आपको। आरक्यू की वैल्यू ऑक्जेलिक एसिड के लिए 4 होती है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1 होती है। मैं यहाँ 3 एसिड के नाम लिख दिए हैं। मैलिक एसिड के लिए इसकी वैल्यू 1.33 है, साइट्रिक एसिड के लिए इसकी वैल्यू 1.33 है, जबकि ऑक्जेलिक एसिड के लिए इसकी वैल्यू मोर देन 1 यानी 4 है। आगे क्या समझिए। इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यदि रेस्पिरेशन एनारोबिक हो, इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ली नहीं जाएगी, यानी जो CO2 बटा O2 हम लिखते हैं, तो इस O2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब किसी भी वैल्यू में CO2 तो कुछ ना कुछ बनेगी, किसी भी वैल्यू में जब 0 से डिवीजन करते हैं हम, तो उस सिचुएशन में जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट है और इसको हम लिख सकते हैं मोर देन 1। जो आरक्यू होगा एनएरोबिक के केस में वह मोर देन 1 होगा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फूड, चाहे फूड का जो भी प्रकार हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, इसकी वैल्यू। प्लीज 1 मिनट। हम्म। हम्म। हम नहीं देख पाएंगे, हम क्लास ले रहे हैं। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फूड, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, सबके लिए इसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है। अब एग्जाम में कैसे आएगा? पूछा जाएगा कि ग्लूकोज की वैल्यू, आरक्यू वैल्यू कितनी होती है? आपका आंसर है 1। फिर पूछा जाएगा ग्लूकोज के लिए आरक्यू वैल्यू 1 से अधिक किस परिस्थिति में हो सकती है? आंसर में लिखा रहेगा कभी नहीं। आपका आंसर ये नहीं है। आपका आंसर ये है कि आरक्यू की वैल्यू ग्लूकोज के लिए भी 1 से अधिक हो सकती है, इवन इनफाइनाइट हो सकती है, यदि उसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यूज किया जाए। यानी इन केस ऑफ anaerobic respiration, the value of RQ is always more than 1. It is infinite for all kinds of organic foods. ये बात आपको याद रखनी है।
हमने आपको रेस्पिरेशन के डिफिनेशन बता रखे हैं, आर की वैल्यू बता रखी है। अब थोड़ा सा आगे की बात बताता हूँ। उसको हम लोग कहते हैं, जो बताना चाहते हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी apparatus। वह जगह जहां पर सेल के अंदर रेस्पिरेशन चलेगी, वही उस सेल का रेस्पिरेटरी apparatus होगा। फॉर यूकैरियोट्स respiratory apparatus is mitochondria. For prokaryote, respiratory apparatus is considered किसको? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है। ये तो रेस्पिरेटरी apparatus का नाम था। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर दें। अब आगे की बात समझिए। यदि यूकैरियोट है तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी apparatus होगा। लेकिन जो एरोबिक मैकेनिज्म है उसके चार पार्ट। उसके एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे पार्ट में पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम एम होता है। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम क्रेब्स साइकिल है। और जो चौथा पार्ट है उसका नाम ई टी एस एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन। ये चार स्टेप होते हैं एरोबिक मैकेनिज्म के। ये किस मैकेनिज्म के पार्ट बता रहे हैं बेटा? एरोबिक मैकेनिज्म का। अब ये सेल में कहाँ चलेगी? जो ग्लाइकोलिसिस होती है यह सेल के अंदर जहां चलती है उसका नाम साइटोसॉल है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज साइटोसॉल। जानिए। साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स बराबर बराबर साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म को सेल ऑर्गेनेल निकालते हैं तो जो कुछ बचता है उसी का नाम क्या रखा गया है? साइटोसॉल। और साइटोसॉल इज द साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस। अब आगे की बात समझिए। यह हम एक आउटलाइन रफ डायग्राम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के गैप को पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और यही वो जगह है, इसी पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन चलता है। कहाँ चलता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, जहां क्या चलने वाली है? ग्लाइकोलिसिस।
यानी साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। बेहतर आंसर क्या है? साइटोसॉल। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर घिरा हुआ होमोजीनस प्रोटीनेसियस फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स वो जगह होती है जहां चलेगी क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स में क्या चलती है? क्रेब्स साइकिल। अब ये इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरह उंगली जैसी निकली हुई संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं को हम क्रिस्टी कहते हैं, और इस क्रिस्टी पे इसे डंठल लगा हुआ यानी स्टार्ट पार्टिकल पाया जाता है। इसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं। और F1 पार्टिकल वो जगह है जहां ईटीएस चलती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। तो ये तो आपको जगह की जानकारी हमने दे दी, जिससे आपको पता चले कि रेस्पिरेशन के कौन से स्टेप कहाँ कहाँ होते हैं। हमने क्या बताया? एरोबिक मैकेनिज्म के 4 स्टेप हैं। पहले नंबर का नाम है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस जहां जगह पे चलती है उसका नाम साइटोसॉल है। साइटोसॉल वास्तव में क्या होता है? साइटोप्लाज्म से यदि सेल ऑर्गेनेल को निकाल दे, जो कुछ फ्लूइड बचा उसी का नाम साइटोसॉल है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्लाइकोलिसिस से संबंधित एंजाइम कहाँ होते हैं? आंसर है साइटोसॉल में। यदि आंसर में साइटोसॉल नहीं दिया है तो आपका अगला आंसर साइटोप्लाज्म। दूसरे स्टेप में पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होता है। यह कन्वर्जन जिस जगह पे होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच होता है, और उस मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को हम लोग पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तीसरा स्टेप, क्रेब साइकिल कहाँ चलेगी? मैट्रिक्स में चलती है। मैट्रिक्स क्या है? ये फ्लूइड मटेरियल है जो कि दोनों इनर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यानी क्रेब साइकिल से संबंधित एंजाइम कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में। बहुत आसान हो गया। एक स्टेप और है, क्रेब साइकिल पढ़ाएंगे वहां भी बताएंगे कि क्रेब साइकिल का एक स्टेप ऐसा है जो मैट्रिक्स में नहीं होता, क्योंकि उससे संबंधित एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अटैच होती है, और उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनिक एसिड को फुमेरिक एसिड में बदलती है। अंतिम स्टेप जो ग्लाइको एरोबिक मैकेनिज्म का है वो यह है कि ईटीएस कहाँ चलती है? ईटीएस और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन F1 पार्टिकल में चलते हैं। F1 particles are located on finger like projections named क्रिस्टी। इसको, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो ये तो रहा आज के लिए आपको आरक्यू का आइडिया और रेस्पिरेटरी एपरेटस का आइडिया। हम समझते हैं कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे की चीजें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।